हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे मैनिपुलेटर्स, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मेटिंग आउटपुट बोलते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे सेट डब्ल्यू, सेट प्रिसीजन और इंडल। वो क्लियर है? ठीक है। इंडल का काम है लाइन चेंज करना, सेट डब्ल्यू का काम है स्पेस देना और सेट प्रिसीजन का काम है डेसिमल नंबर का पॉइंट सेट करना। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट ये भी है आपका, जिसका नाम है इनमरेशन। क्या नाम है? इनमरेशन। इनमरेशन, ठीक है। इनमरेशन ये क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इनमरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंक में बाहर आ रहा है, इसमें आप देखोगे इनमरेशन में, इनमरेशन जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है? यूजर डिफाइंड। आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे, उसमें एग्जांपल में लिखा हुआ था इनमरेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, ये सब लिखा हुआ था। तो उसी टॉपिक वहां पे आपको बताया गया था कि ये सब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे इनमरेशन। इनमरेशन यूज किया जाता है यूजर डिफाइंड डेटा को क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए। इनमरेशन क्यों यूज किया जाता है? यूजर डिफाइंड डेटा को बनाने के लिए। और जब भी आप यूजर डिफाइंड डेटा बनाओगे इनमरेशन यूज करके, तो उसका एक अलग डेटा, एक अलग कीवर्ड होता है जिसका नाम है इनम। कीवर्ड का क्या नाम है? इनम। ये सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा, ENUM, इनम। तो 2 पॉइंट आप याद रखोगे, यहाँ से जो बता रहे हैं वही हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इनमरेशन यूज किया जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, और इनमरेशन का कीवर्ड होता है, क्या होता है? इनम। क्या कीवर्ड होता है? इनम। सिंपल हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे इसमें कि इट इज कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूरा, कंप्लीटली यूज फॉर defining defined data type। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इनमरेशन का यूज किया जाता है। फर्स्ट लाइन क्लियर है? इट इज कंप्लीटली मतलब पूरा पूरा, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो, इट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसी में एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर दिए, कंप्लीटली मतलब पूरा। समझ में आ रहा है? अब इसको बनाने के लिए, इस डेटा टाइप को इनमरेशन बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इनम कीवर्ड। तो लिखेंगे इसमें, ये लिखेंगे इट्स मतलब इसका, ठीक है। इट्स कीवर्ड इज इनम। इसका कीवर्ड क्या होता है? इनम। इनम जो है वो कीवर्ड है, ENUM। सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा, एक भी कैपिटल रहेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आप इसकी सिंटैक्स को समझिएगा। इसका 2 सिंटैक्स बताएंगे आप, ठीक है। सिंटैक्स नंबर 1, जब भी आप इनमरेशन जनरेट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा इनम जो आपका डेटा टाइप है, इनम। और इनम का नाम मतलब आप नाम कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम भी लिखना है। और कर्ली ब्रेसेस, अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आपको लिखना होगा वेरिएबल var1, var2, डॉट डॉट डॉट, var_n। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जितना मर्जी उतना वेरिएबल लिख सकते हो। और क्या देना है? सेमीकोलन। ये हुआ सिंटैक्स नंबर 1। ये आपका हुआ सिंटैक्स नंबर 1। ये सिंटैक्स का यूज किया जाएगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए। मतलब वेरिएबल में अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो तो ये जनरेट करेगा। अभी बताएंगे किस तरह से करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं दिस सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है इस सिंटैक्स। पहला सिंटैक्स। दूसरा सिंटैक्स समझिए, दूसरा नंबर जो आपका सिंटैक्स है वो ये है। आपको इनम लिखना है, ENUM, इनम नेम
ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन करना है और लिखना है var1 वैल्यू 1, मतलब इसी में आप वैल्यू डालो, तो ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देगा, यहाँ a लिखे इक्वल टू 10 लिखे, तो जो लिखिएगा वो देगा, आगे सब समझ में आने वाला है, ठीक है। var2 वैल्यू 1 कॉमा डॉट 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 var n इक्वल टू वैल्यू n, ये हम लोग लिख लेंगे और क्या दे देंगे सेमीकोलन। ये जो सिंटैक्स है वो एक्सप्लिसिटली वैल्यू लेगा, मतलब यूजर के द्वारा डाला जाएगा। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है जो काम यूजर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लिख देते हैं इस सिंटैक्स का, ये आपका सिंटैक्स नंबर 2 हो गया, सिंटैक्स नंबर 2, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे दिस सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर accepting value explicitly का मतलब होता है कि जो काम यूजर के द्वारा किया जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय यूजर, ठीक है। इसको आप समझिए। अब इसी का एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि ये सिंटैक्स का अप्लाई कहाँ पे, तो आप इसको समझिए। देखो इसी में हम लोग एग्जांपल समझेंगे, बहुत ही आसान एग्जांपल है। देखो आपको एक एनुमरेशन जनरेट करना है, इसका फर्स्ट सिंटैक्स को हम लोग लेंगे। देखो इनम है आपका डेटा टाइप, इनम नेम मींस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना नाम भी लिखिएगा वो भी काम करेगा। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, एबीसीडी। तो आप मान लो एक बना रहे हो इनम नेम, आपने कुछ भी दिया, मान लो फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट इनम नेम क्या लिखा फर्स्ट, करली ब्रेसेस, देखिए करली ब्रेसेस से वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, एन तक। तो मान लो हम लोग 3 वेरिएबल लेते हैं, एक ए लिए, एक बी लिए और एक सी लिए, और लास्ट में क्या लिए सेमीकोलन, ठीक है। लाइन टर्मिनेट हो गया। अब जब भी आप चाहोगे, अगर आपको पता करना है कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, तो इसके सिंटैक्स में हम पहले लिख चुके हैं कि ये सिंटैक्स यूज किया जाता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। मींस बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है जिसका वैल्यू अपने आप जनरेट होता है। तो मान लो ये सब का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा कंप्यूटर में, तो ए का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो 0 होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनुमरेशन का जो फर्स्ट वेरिएबल होता है, अगर आप वेरिएबल में वैल्यू ना डालें, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख करके छोड़ देते हैं, तो उसका फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट वैल्यू 0 होगा। ए का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा 0 इनुमरेशन का। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इसका आप आउटपुट पता करोगे कंप्यूटर में जब आप रन करवाओगे, हेयर यहाँ पर हेयर बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मींस ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 2। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला, हम लोग को ये मिला कि अगर हम लोग फर्स्ट इनुमरेशन के फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना होगा 0। और एक पॉइंट और नोटिस करना ये है कि जो इसका जो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंटेशन होता है वो 1 होता है, मतलब अगला वेरिएबल का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करते जाएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो लिख देते हैं, हम लोग ये लिखेंगे here by default value of first enum variable is 0, क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। कब, जब हम लोग वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, when value will not assign to the first variable। जब हम लोग फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा।
जाएगा, या फिर टू दैट वेरिएबल, मतलब जब हम लोग उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट इसी में आप लिखोगे एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। क्या नोटिस कर सकते हैं कि सारे वेरिएबल के लिए वैल्यू, मतलब अगला वेरिएबल के लिए वैल्यू कितना इंक्रीमेंट करता है, 1 इंक्रीमेंट करता है। तो आप लिखोगे अगला पॉइंट, ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 हम लोग क्या लिखेंगे, हियर वी कैन नोटिस दैट value will be incremented by 1। कितना इंक्रीमेंट किया जाएगा, 1। किसके लिए, अगले वेरिएबल के लिए, फॉर नेक्स्ट वेरिएबल। दोनों पॉइंट याद रहे ना, अगर इसको आप पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा पॉइंट कि यहाँ पे क्या लिखे। अगर आप इनमरेशन के वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते हैं तो वैल्यू 0 होगा बाय डिफॉल्ट, और प्रत्येक अगला जो उसका वेरिएबल होगा उसका वैल्यू एक बढ़ते जाएगा। कितना इंक्रीमेंट करेगा, 1 इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर है? अब इसी का सेकंड रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन को आप समझोगे। जैसे मान लो आपने बनाया इनम सेकेंड, नाम क्या रखा, सेकेंड, और इसमें रखे आप x का वैल्यू आपने दिया 10, ठीक है, फिर रखा y, फिर आपने रखा g। समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। देखो इसका जब आप आउटपुट पता करोगे तो हम लोग देखिए तो x में तो वैल्यू डाल चुके हैं, अगर नहीं डालते x में तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0 होता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते हैं तो वैल्यू 0 होता है, और अगर आप डाल देते हो, मान ये क्वेश्चन में आ रहा होगा ना कि सर हम लोग वैल्यू नहीं डाले तब 0 होगा। क्लियर है? और एक और बड़ा, अगर हम लोग वैल्यू डाल दे तो क्या होगा, तो वैल्यू तो डाल सकते हैं ना, तो ये ऑप्शन है, तो दोनों पॉइंट बता रहे हैं। अगर वैल्यू आप नहीं डालोगे तो ये होगा, और वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, ये आगे आपको देखो x का वैल्यू 10 है, तो जब आप वैल्यू डाल दीजिएगा वेरिएबल में तो इसका वैल्यू 10 जो आप डालोगे। अब बोलोगे सर y का क्या होगा, तो y का 1 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं, 1 नहीं होगा, 1 इसका वैल्यू नहीं होगा। अगर आप 10 डाले हो x में तो इसका आगे वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 10 के आगे, तो 10 के आगे क्या हो जाएगा, 11 z, अगला z है तो z के आगे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 12। मतलब आगे इंक्रीमेंट करता है, जितना आप वैल्यू डालोगे उसका अगला नंबर ये 1 बढ़ेगा। अगर 10 डालें तो अगला वेरिएबल का वैल्यू 11 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 200 डालते हैं इसका वैल्यू 201 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी को हम लोग थर्ड पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे कि तीसरा रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा। रेडी? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो थर्ड में आप एक अलग इनमरेशन बना लीजिए, इनम, और इसमें हम लोग नाम कुछ भी देते, चलो 30 दे देते हैं, थर्ड, और करली ब्रेसेस ओपन। आपने लिया p, कुछ भी p में वैल्यू आप नहीं डाला, असाइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपने लिया q में आपने वैल्यू रखा 10। क्लियर है? फिर आपने लिया pqr लिया, ठीक है, r, फिर आपने लिया s, इसमें वैल्यू रखा -2, ठीक है, और आगे t। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे, क्या समझेंगे, p में अगर वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ है तो फर्स्ट वेरिएबल है इनमरेशन का, तो फर्स्ट है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएबल का वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब q है, अगर q में 10 नहीं रखा हुआ रहता तो इसका वैल्यू 1, क्योंकि ये 0 है तो ये 1 होगा, एक बढ़ा है, लेकिन इसमें वैल्यू हम लोग 10 रख दिए, तो अगर इसमें 10 स्टोर किया हुआ, जो वैल्यू स्टोर कीजिएगा ना वही रिजल्ट आएगा। 10 नहीं कीजिएगा तब उसके बाद आएगा, मतलब 1 इंक्रीमेंट। अब r का वैल्यू बताओ, r में तो वैल्यू हम लोग नहीं रखे, तो r का वैल्यू क्या होगा, बोलिए 11 होगा ना, 10 के बाद 11 एक बढ़ाएगा तो 11 हो जाएगा। s का वैल्यू, अगर s में -2 नहीं रहता तो
तो इसका वैल्यू क्या होता है 12 होता है, लेकिन इसमें हम लोग -2 असाइन कर दिए तो -2 है तो -2 है। अब डी में वैल्यू नहीं डाले तो डी में वैल्यू नहीं डाले हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक बढ़ाया गया ना कि इसके अकॉर्डिंग, तो -2 था तो इसमें एक जोड़ेंगे तो -1 होगा कि, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा -1। ये आपका आ गया बात। ये पॉइंट आया समझ में इनमरेशन का सिंटैक्स, ठीक है। ये तो सिंटैक्स बताए लेकिन इसका तीनों तरीका बताया। अब आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये आप समझिए थोड़ा, ठीक है। बहुत ही आसान, अगर ये पूरा आपको समझ में आ गया है तो आप इसको बना सकते हो, इसका आउटपुट आप बता सकते हो। आउटपुट बताने के लिए क्वेश्चन आता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसका आउटपुट क्या है। देखो ये लिखा हुआ रहेगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट्स, ये लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद वॉइड, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ज्यादातर पोनियो डॉट एच का यूज नहीं करता, कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इनम ई, ठीक है, और लिखा हुआ रहेगा ए बी सी इक्वल टू 10, डी ई इक्वल टू -3, ठीक है, और लिखा हुआ रहेगा, चलो इतना ही लेते, ई है ना, ए बी सी डी ई एफ में छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं आता, ये सही है। अब ये दिया हुआ रहेगा, नीचे में लिखा हुआ रहेगा COT डबल कोट ए इक्वल टू ए, और लिखा हुआ रहेगा इंडन, ठीक है, COT बी इक्वल टू डबल कोट बी को डिस्प्ले करवा रहे और लिखा हुआ रहेगा इंडन, ठीक है। नेक्स्ट COT अगला क्या रहेगा C इक्वल टू डबल कोट C और लिखा हुआ रहेगा इंडन, ठीक है। नेक्स्ट COT डबल कोट D इक्वल टू डबल लेस देन D और लिखा हुआ रहेगा इंडन, ठीक है। नेक्स्ट COT E इक्वल टू E और लिखा हुआ रहेगा इंडन, ठीक है। नेक्स्ट COT F इक्वल टू डबल कोट F और लिखा हुआ रहेगा, चलो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कारण लास्ट में लाइन चेंज नहीं करनी, और कर्ली ब्रेसेस ऑफ, गेट सीरीज वगैरह कुछ भी नहीं। अब इसका आउटपुट बताना है, देखो यहाँ से लेकर के ये आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ ये पूरा क्वेश्चन। अब आपका रिजल्ट इतना ही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में। अब अगर आप इनमरेशन का पॉइंट पूरा नोट डाउन किए होंगे तो आप लिख सकते हो, इसका आउटपुट लिख सकते हो। देखो सिंपल है, आप पहले पता कर लो वेरिएबल का वैल्यू, ए में कुछ भी वैल्यू नहीं तो 0, क्योंकि इनमरेशन है, ई का स्टार्टिंग वैल्यू 0 नहीं डालते, इसका क्या हो जाएगा, इसमें डाला हुआ नहीं तो इसके अगला वाला बढ़ा देगा 1, इसका 10, इसका 11 हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या होगा -3, तो -3 में +1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा -2 हो गया, यानी तो आप लिख सकते हो कि COT A इक्वल टू क्या देगा बताइए, A इक्वल टू A को प्रिंट करवा रहे हैं 0, नेक्स्ट B को प्रिंट करवा रहे हैं तो B इक्वल टू क्या दे देगा 1, क्लियर है। B को प्रिंट करवाए तो इंडर का काम क्या है, लाइन चेंज करना, तो लाइन चेंज होते जा रहा है। नेक्स्ट C इक्वल टू क्या देगा बताइए, C इक्वल टू क्या देगा 10 रखें तो 10 ही देगा ना, ठीक है। इंडर लाइन चेंज नीचे आ जाएगा ना, इंडर का काम क्या है लाइन को बदलना, इसलिए हम लोग लाइन को बदल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट D मिला ना, तो D इक्वल टू, देखिए D इक्वल टू लिखा हुआ है कि नहीं, D इक्वल टू किसको प्रिंट करवा रहे हैं D, तो D का वैल्यू 11 होगा कि नहीं, अगर इसके पीछे वाले का 10 है तो अगले वाले का क्या होगा 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा। अब COT E इक्वल टू क्या दे देगा, E इक्वल टू क्या देगा -3, जो आप डाल के रखे
तो बताओ एफ का क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या देगा बताइए, एफ इक्वल टू तो इसके पीछे वाले के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा था, इसका -3 है, -3 है, इसमें प्लस 1 ऐड करो तो -2 होगा कि, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, -2, ये आपका आ जाएगा आउटपुट। अब ये रुक जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएगा तो आपका बन जाएगा, क्योंकि सारा रूल बता चुके, वैल्यू नहीं डालेंगे इन्यूमरेशन में तो क्या होगा, डालेंगे तो क्या होगा, सारा रिजल्ट